हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। मैं हूं वसंत शर्मा और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है दल बदल विरोधी कानून। तो जो राज्यों में और संसद में, राज्य विधानमंडल और संसद में जो भी सदस्य होते हैं इसके, वो दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये विशेष चर्चा में क्यों रहा, तो हाल ही में आपको पता हुआ कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम दल बदल विरोधी गतिविधियों से संबद्ध रहे हैं। तो जो कर्नाटक की जो सरकार थी और एमपी की सरकार थी, राजस्थान वाली सरकार, तो उसमें कुछ सदस्यों द्वारा दल बदल का जो नियम वो है दिया गया। कुछ सदस्यों द्वारा दल बदल का आह्वान किया गया। तो आइए जानते हैं इस कानून के बारे में, इसकी संवैधानिक रूपरेखा किस प्रकार की है। तो यह कानून संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची पूर्णतः दल बदल विरोधी संबंधित कानूनों से संबंधित है कि कोई भी संसद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य दल बदल कैसे करेगा और नहीं करेगा। तो जो 10वीं अनुसूची थी संविधान में, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि दल परिवर्तन के आधार पर विधानमंडल या संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है। तो कोई भी संसद या विधानमंडल का सदस्य अगर दल परिवर्तन करता है तो उसके आधार पर इसको अयोग्य करार 10वीं सूची के अंतर्गत किया जाता है। यदि कोई विधायक या सांसद स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र देता है या संसद में मतदान के दौरान पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन कर मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उसे दल बदल का दोषी मान लिया जाता है। तो कोई भी संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य दल बदल का दोषी कैसे माना जाएगा? अगर वह अपनी पार्टी से बिल्कुल विमुख हो जाए, अगर उसकी पार्टी की मतदान करने की इच्छा नहीं है लेकिन वो व्यक्ति मतदान करे, ठीक है, स्वेच्छा से मतदान करे, तो वह व्यक्ति दल बदल का दोषी मान लिया जाता है। तो ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को यदि संबंधित राजनीतिक दल द्वारा क्षमा कर दिया जाता है तो वह अयोग्य नहीं होगा। यदि जैसे कि कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, संसद का सदस्य कांग्रेस से संबंधित, अगर वह कांग्रेस के विमुख जाकर के संसद में मतदान करता है या किसी भी कार्रवाई में संसद में भाग लेता है जबकि वह कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, तो वह उस पार्टी के या राजनीतिक दल के ऊपर है कि वो उसको दल बदल का दोषी मानता है या नहीं मानता है। अगर वो उसको क्षमा कर देता है राजनीतिक दल तो उसकी अयोग्यता नहीं होगी, वह संसद सदस्य बनने के योग्य होगा। ये तो होगी किसी पार्टी से संबंधित सदस्य के बारे में बात। अब बात करते हैं अपन किसी निर्दलीय सदस्य के, सदन के सदस्य के बारे में। कोई व्यक्ति निर्दलीय का मतलब होता है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। वह जो सदस्य बनाए राज्य विधानमंडल का या संसद का, वह किसी भी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप के बिना बनाए। तो चुनाव के बाद वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे सदस्यता हेतु अयोग्य माना जाएगा। यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत करके आया लोकसभा से या विधानसभा से, तो यदि वह व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य चुने जाने के बाद ग्रहण करता है तो वह अयोग्य घोषित मान लिया जाएगा। यह प्रावधान है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगली बात देखते हैं अपन। यदि कोई सदस्य मनोनीत होकर सदन की सदस्यता ग्रहण करता है, मनोनीत सदस्य जैसे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति मनोनयन के बाद 6 महीने के पश्चात किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे भी अयोग्य माना जाएगा। 6 महीने बाद करता है, ये फैक्ट है इसमें। यह बात है कि दल बदल के कारण उत्पन्न निरर्थता के मामले में किसी भी विवाद का निपटारा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी विवाद पैदा होते हैं उनका निपटारा किया जाता है उसी सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। जैसे लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के मामले में उपराष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्य विधानमंडल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। ओके, तो पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जो सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा वाली जो गतिविधि है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा वाली गतिविधि है, तो उसके अंदर आता है ये। पीठासीन अधिकारी का जो निर्णय होता है उसकी न्यायिक समीक्षा
की जा सकती है। ये तो हो गई 10वीं अनुसूची के बारे में। थोड़ा छोटा करके अगला पेज निकालते हैं। देखिए अगली बात आती है 10वीं अनुसूची के तहत सदन का सदस्य दावा करता है कि वह या उसके राजनीतिक दल का कोई सदस्य उस समूह के गठन का प्रतिनिधित्व करता है जो उसके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। उस समूह में ऐसे राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य शामिल है। उल्लेखनीय बात यह है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 1/3 सदस्यों वाले विभाजन के प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या बात बताई गई कि कोई भी सदस्य, सिंगल सदस्य या समूह किसी अपना राजनीतिक दल परिवर्तन करते हैं तो पहले तो ये मान्य था, लेकिन 91वां संशोधन क्या किया गया कि 1/3 सदस्य वाला जो विभाजन था, 1/3 सदस्य मतलब एक राजनीतिक दल से दूसरे में जा सकते हैं, तो इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। अमान्य घोषित करने वाला भाई साहब सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति जिस पार्टी के मुंह पर, जिस पार्टी के नाम पर जीत के आया है भाई, उसे उसी का सदस्य रहना चाहिए। दूसरी पार्टी में कैसे चला जाएगा वो? प्रासंगिकता से तो कोई मतलब है नहीं, इतना ही बता देना चाह रहा हूँ। 10वीं अनुसूची से संबंधित अपना ये हो गया, दल बदल विरोधी कानून का जो इंट्रोडक्शन था वो हो गया।